नमस्कार दोस्तों, गोल्डी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम लोग एक मोटिवेशनल किताब है 12th फेल। ये श्री अनुराग पाठक द्वारा लिखी गई किताब है। इसका हम लोग आज से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना। और ये आईपीएस मनोज शर्मा के जीवन पर आधारित किताब है। उनके संघर्षों की बातें इसमें बहुत सारी लिखी गई हैं, जिसको हम लोग अपने स्टडी के दौरान फॉलो करेंगे। मेन लाइन है, हारा वही जो लड़ा नहीं। मनोज को धन्यवाद, जिसके जीवन संघर्ष पर यह उपन्यास आधारित है। आदरणीय विकास देवकीर्ति सर, मेरे मित्र, युवा फिल्म निर्देशक सुधांशु, सोनल दीदी, सुनील चतुर्वेदी और श्रद्धा को धन्यवाद, जिनके लगातार सहयोग के बिना उपन्यास पूर्ण होना मुश्किल था। ये जो भूमिका है ये विकास देवकीर्ति सर के द्वारा दिया गया है। उन्होंने लिखा है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान मैं हर साल जोश से भरे हजारों युवक और युवतियों से रूबरू होता हूँ। इनमें से कुछ सफल होते हैं और राष्ट्र सेवा के लिए निकल पड़ते हैं, पर कुछ मन को छूकर निकलते हैं, इतने करीब से कि आप चाह कर भी उन्हें भुला नहीं सकते। ऐसे ही दो प्रतियोगी मनोज और श्रद्धा की कहानी इस उपन्यास की प्रेरणा बनी है। जब कभी आँख बंद करके इन दोनों की कहानी याद करता हूँ तो दुनिया पर भरोसा बढ़ जाता है। कहने वाले लाख कहते रहे कि आजकल दुनिया में प्यार और ईमानदारी का अकाल पड़ा हुआ है, या यह कि आज की दुनिया धोखाधड़ी और बेईमानी पर टिकी है, पर मुझे दुनिया की अच्छाई पर भरोसा बनाए रखने के लिए कुछ उदाहरण काफ़ी लगते हैं, जिसमें से कुछ स्मृतियाँ साझा करना चाहता हूँ। पहली स्मृति है, एक रात करीब 12 बजे घर की घंटी बजी। यह बात 2005 के सितंबर या अक्टूबर की है। उस समय तक मनोज भारतीय पुलिस सेवा में आ चुका था। वह ट्रेनिंग पर मसूरी में था। घंटी बजने पर हम चौंक गए और मन में उठ रही तमाम आशंकाएं दबाकर दरवाज़ा खोला। सामने मनोज खड़ा था। मिलते ही उसने पैर छुए और 500 रुपये का नोट पैर पर रख दिया। बोला, आज नौकरी का पहला वेतन मिला है। मुझसे रुका नहीं गया। मतलब ये विकास देवकीर्ति सर अपना स्मृतियाँ साझा कर रहे हैं। मन हुआ कि आपके पास पहुँचूं और यह खुशी आपको बांट दूं। किसने कहा? मनोज सर ने कहा था विकास सर से। थोड़ी देर बैठकर वह मसूरी लौट गया ताकि सुबह ट्रेनिंग शुरू होने के पहले ही पहुँच जाए। हम अवाक थे। सैकड़ों सफल विद्यार्थियों से गहरा परिचय रहा था, पर ऐसे जज्बातों की उम्मीद कभी नहीं की थी। वह 500 का नोट आज भी सुरक्षित रखा है। नोटबंदी भी उसे हमारी दुनिया से बेदखल नहीं कर सकी। दूसरा स्मृति चित्र, मनोज ट्रेनिंग पूरी करके महाराष्ट्र के एक जिले में तैनात है। श्रद्धा भी भारतीय राजस्व सेवा में शामिल हो चुकी है। एक दिन अचानक मनोज का फ़ोन आया। बोला, सर, छोटी बहन की शादी करनी है और पैसों की पूरी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। क्या आप कुछ महीनों के लिए 50,000 रुपया उधार दे सकते हैं? मैं हर महीने 5-10 हज़ार करके लौटा दूंगा। मैं फिर अवाक था। पहली बार सुन रहा था कि आईपीएस पति और आईआरएस पत्नी मिलकर इतने से धन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि हर युवा को इस उपन्यास से गुजरना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे यूपीएससी में सफल के गुर सीख सके या यह समझ सके कि स्कूल के दिनों में पढ़ाई के प्रति घोर लापरवाह रहने और फेल हो जाने के बावजूद कोई जुझारू व जिद्दी इंसान कैसे देश की सबसे शानदार नौकरी का स्वप्न देख सकता है। यह किताब इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमें ज़िंदगी को समझने, जीने और निभाने की कला समझ आए। मेरा दावा है कि इस उपन्यास को ठीक से पढ़ लेने के बाद आप ठीक वही इंसान रहेंगे जो इसे पढ़ने के पहले थे। आप पाएंगे कि आपके अंदर कुछ बुरा था जो पिघल गया, कुछ अच्छा था जो मजबूत हुआ है, और अब आप ज़िंदगी के प्रति पहले से कुछ ज़्यादा सहज और आशावान हो गए हैं। अनुराग इस पुस्तक का लेखक विद्यार्थी जीवन से ही मुझसे जुड़ा रहा है। व्हाट्सएप पर क्रांति के बाद यह उसकी दूसरी कृति है और निसंदेह उसका लेखन बहुत कम समय में काफ़ी परिपक्व हुआ है। मैं इस पुस्तक के लाखों भावी पाठकों की ओर से उसे शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि उसने इस कहानी को बेहतरीन अंदाज़े बयां के साथ उनके सामने रखा, वरना दुनिया में ऐसी कई शानदार चीज़ें हैं जो हमारी नज़रों से ओझल रहकर ख़त्म हो जाती हैं। विकास देवकीर्ति। आज से हम इस कहानी को शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है, टोटल 50 चैप्टर है इसमें, ठीक है। डेली हम 2
या 3 या 1, मतलब डेली हम इस एक सीरियल की तरह इसको देखते चलेंगे। आप लोग भी इसे जुड़िए और रोज़ अपने लाइफ में चेंजिंग लाइए। बहुत लोगों के पास किताब नहीं होंगी, फिल्म देखने का समय नहीं होगा, लेकिन डेली आप ये 10 से 15 मिनट निकाल कर आप इसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए शुरू करते हैं। मार्च की एक सुबह थी। घर की छत पर सो रहे मनोज के चेहरे पर धूप पड़ने लगी थी। कुछ देर करवट बदलने के बाद वह उठकर बैठ गया। उसने देखा कि उसका दोस्त विष्णु अपनी छत पर गणित के सवाल हल कर रहा था। गणित के सवाल तो मनोज को भी हल करने चाहिए, क्योंकि आज 12th का पहला पेपर गणित ही है, लेकिन उसे सवाल बिल्कुल समझ नहीं आते। फिर भी उसने पास पड़ी गणित की किताब उठाई और पढ़ने की कोशिश करने लगा। मनोज अपनी तारीफ से बहुत उत्साहित होता है, इसलिए जब उसने देखा कि उसके घर के सामने के कुआं पर मोहल्ले की कुछ महिलाएं पानी भर रही हैं, तो उन्हें प्रभावित करने के लिए वह छत पर टहलते हुए गणित के सवाल ऊंची आवाज़ में पढ़ने लगा। महिलाओं तक उसकी आवाज़ पहुंच गई। देखिए संजोग बढ़िया था। एक महिला उसकी तरफ इशारा करते हुए बोली, हमारो मोड़ा बिल्कुल न पढ़त, एक मनोज है, रात भर छत पे लालटेन से पढ़त रहतो। देखिए बड़ाई लेने का इनको लालसा बचपने से है। अपनी तारीफ सुनने का उसका उद्देश्य पूरा हुआ। उसने व्यर्थ हाथ में पकड़ी किताब किनारे रखकर गुलशन नंदा का उपन्यास जलती चट्टान खोल दिया। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रहा है। रात को 1 बजे तक लालटेन की रोशनी में पढ़ने के बाद भी उसके क्लाइमैक्स के कुछ पेज रह गए थे। क्लाइमैक्स माने अंतिम दृश्य। उसने 10 मिनट में उपन्यास पूरा किया और बाहर कुएं पर आ गया। महिलाएं अभी भी पानी भर रही थी। एक बुजुर्ग महिला को कुएं से पानी खींचने में कष्ट हो रहा था। मनोज ने उसका कष्ट देखकर उसकी बाल्टी भर दी। पुरस्कार में उसे महिला का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, लल्ला तू फर्स्ट से पास होएगो। तब तक उसके सहपाठी विष्णु के पिता पंडित कालीचरण आ गए। गांव के स्कूल में कक्षा 8 तक गणित पढ़ाने वाले पंडित कालीचरण मनोज और उसकी योग्यता को अच्छे से जानते थे। उसे देखते हुए बोल पड़े, परीक्षा की तैयारी कैसी है मनोज? गणित में पास होना मजाक नहीं न है, व्यंग कस रहे हैं। फिर पंडित जी ने अपने बेटे विष्णु की तारीफ करना शुरू किया। मैंने तो विष्णु से कह दिया है कि फर्स्ट डिवीज़न से पास नहीं हुआ तो मैं उसकी पढ़ाई बंद करा दूंगा। ये बहुत गलत बात है, दबाव नहीं डालना चाहिए बच्चे पर अपने। पर मैं जानता हूँ विष्णु गणित में होशियार है, उसके मन में पढ़ने की लगन है। मनोज इस सच्चाई को नकार नहीं सका। उसने पंडित जी की मदद के उद्देश्य से उनके हाथ से पानी की बाल्टी ले ली और उनके साथ चलते हुए उनके बेटे की तारीफ की। ताऊ, विष्णु जैसा होशियार लड़का तो पूरे ज़िले में नहीं है। मुझे तो पूरा भरोसा है कि वो इस बार ज़िले में फर्स्ट आएगा। यह कहते हुए मनोज की आंखों के सामने उसके पिता की धुंधली छवि आई और फिर अचानक विलीन हो गई। हल्की टीस उदासी के रंग में उसके चेहरे पर दिखाई दी। दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। मुरैना जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर जौरा तहसील से सटे बिलग्राम में दिन की शुरुआत हो चुकी थी। सामान्य सा यह दिन नया सिर्फ इस बात में था कि आज गांव के कुछ लड़के लड़कियां 12th का पहला पेपर देने जा रहे थे। मनोज जब पंडित जी को उनके घर छोड़कर वापस आया तो उसकी माँ दरवाजे पर 2 महिलाओं के साथ बातचीत में मग्न थी। मनोज द्वारा बुलाए जाने पर माँ ने कह दिया, रुक जा, आती हूँ। परीक्षा का समय हो रहा था, इसलिए मनोज तैयार होकर परीक्षा देने के लिए निकल गया। माँ ने रोटी बनाने का काम 15 साल की बेटी रजनी को सौंप दिया था और खुद को चर्चाओं में व्यस्त कर लिया था, लेकिन मनोज की भूख प्यास आज मर चुकी थी। मनोज ने माँ की चिंता को अनसुना कर दिया और गणित की गाइड हाथ में लिए बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। यह गांव तहसील को जिले से जोड़ने वाली सड़क के किनारे बसा था, इसलिए आवागमन की सुविधा की दृष्टि से भाग्यशाली था। हर 10 मिनट में मुरैना से जौरा और जौरा से मुरैना आने जाने वाली बसें इस गांव से गुजरती थी। सुबह के 9 बजे बिलग्राम की पुलिया पर सवारियों की भीड़ बढ़ने लगी। मनोज पुलिया के पास बने मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने जाकर बुदबुदाया, हे हनुमान जी, गणित में बेड़ा पार लगा देना तुम्हारा ही सहारा है। जैसे आजकल के सभी बच्चे करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं।
हनुमान जी से गणित में पास कराने की प्रार्थना करके जब वह पुलिया पर आया तो वहाँ विष्णु और उसके पिता पंडित कालीचरण पहले से बस का इंतजार कर रहे थे। पुलिया पर बैठे लड़कों में से एक ने मुंह में भारी तंबाकू को थूकते हुए पूछा, पंडित जी क्या विष्णु को नकल कराने जा रहे हो जौरा? पंडित जी विष्णु को परीक्षा दिलाने जा रहे थे। इस तरह के व्यंग सुनकर उन्हें पीड़ा हुई। वह नाराजगी के स्वर में बोले, न तुम लोगों ने कभी स्कूल का मुंह देखा, न किताबें पढ़ी, तुम लोग क्या जानो पढ़ाई क्या होती है। इतना कहकर उन्होंने अपनी नजर घुमाकर इस दिशा की ओर कर ली जहाँ से बसें आने वाली थी। लेकिन हार मानना इस गांव में किसी ने नहीं सीखा था। पुलिया पर बैठे लड़के पंडित जी द्वारा किए गए अपमान से तिलमिला उठे। पढ़ के ना थानेदार होत कोऊ, मास्टर बन के ऐसे स्कूल में गिनती पहाड़े बुलवाएंगे। उनमें से एक लड़के ने सड़क के पार बने स्कूल की तरफ इशारा करते हुए कहा। मनोज ने देखा कि माहौल बिगड़ रहा है तो उसने लड़कों से कहा, मास्टरी तो बड़ी नौकरी है, मेरी लग जाए तो मजा ही आ जाए। पॉजिटिव मैन, सकारात्मक सोच के व्यक्ति ऐसे ही होते हैं, पर उसके लिए 12th पास करना जरूरी है। तुम कैसे करोगे मनोज? सुना है इस साल एसडीएम नकल नहीं होने देगा। पुलिया पर बैठे दूसरे लड़के ने मनोज को नई जानकारी दी। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि परीक्षा शुरू होने के पहले इस तरह की बुरी खबर सुनने को मिलेगी, लेकिन उसने अपने मन को दिलासा दिया कि इस तरह से नकल बंद नहीं हो सकती। पिछले कई सालों से विद्यासागर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जौरा में नकल होती आई है। इसी नकल के भरोसे तो उसे 12th पास करने की उम्मीद थी। उसने अपनी 10वीं की परीक्षा में नकल से ही पास की थी। तभी धड़ धड़ करता हुआ टेम्पो पुलिया पर आकर रुक गया। टेम्पो की आवाज सुनकर मनोज अपने विचारों से बाहर आया। मनोज का दोस्त बल्ले टेम्पो चला रहा था। मनोज विष्णु और पंडित कालीचरण के साथ टेम्पो में बैठ गया। टेम्पो के पीछे बालाजी बस सर्विस की 52 सीटर बस भी पुलिया पर आकर रुक गई। बस में लगभग 70 सवारियां भरी हुई थी। फिर भी उसके 20 साल के दुबले पतले कंडक्टर को बल्ले का 3 सवारियां अपने टेम्पो में बिठाना क्या हुआ, अखर गया। तो सबको होता है आजकल। कंडक्टर ने बल्ले से दबंग और धमकी भरी आवाज में कहा, क्यों रे, कितनी सवारी बिठाओगे रे? 3 सवारी एक्स्ट्रा बिठाई ली है। उतार बिने बे मेरी सवारी है। अजीब भाषा है। पिछले कुछ महीनों से इस सड़क पर 3-4 टेम्पो चलने लगी थी। बस ऑपरेटरों को इस बढ़ती प्रतियोगिता से आर्थिक नुकसान हो रहा था, इसलिए बस और टेम्पो के संघर्ष बढ़ने लगे थे। तू काम कर अपनो, जे मेरो गांव है, बस ना चल पाओगे तेरी। बल्ले अपने गांव में शेर बन गया। लेकिन बालाजी बस का मालिक धन और राजनीति से ताकतवर था। आरटीओ और थानेदार आर्थिक लाभ के बदले उसे संरक्षण देते थे, घूस के बदले। इसलिए उसका स्टाफ सीमा से अधिक सवारी ढोना अपना विशेषाधिकार मानता था। जियो। विवाद बढ़ता देख गांव के कुछ लोग टेम्पो के पास आ गए। गांव में एकता दिखाने का अच्छा मौका था यह। दुश्मन का पलड़ा भारी होता देख बस में बैठे ड्राइवर ने कंडक्टर को वापस बुला लिया। अधेड़ उम्र के ड्राइवर ने अपने अनुभव से यही सीखा था कि जब किसी गांव में अकेले घिर जाओ तो वहां से भाग लेने ही सही रणनीति है। बाद में अपने इलाके में इस संघर्ष को घसीट कर लाने की कोशिश करनी चाहिए। कंडक्टर भुनभुनाता हुआ वापस बस में चला गया, लेकिन वह बस के गेट से लटकते हुए बल्ले को भविष्य की चेतावनी देते हुए चिल्लाया, जा सड़क पे टेम्पो चलाओ, भुला देंगे, होश में रहियो। बाप रे बाप, ठीक है। बल्ले भी कम नहीं था। उसने इस चेतावनी का जवाब ऊंची आवाज में दिया, गांव में से बस ना निकल पाओगी, ध्यान रखियो। इतना कहकर बल्ले ने टेम्पो का गियर डाला और टेम्पो धड़-धड़ करता हुआ जौरा की ओर बढ़ गया। स्कूल के गेट के पास टेम्पो से उतर कर मनोज और विष्णु चले गए और पंडित कालीचरण अपने बेटों को सुरक्षित स्कूल पहुंचाकर अपने किसी रिश्तेदार के घर की ओर रवाना हो गए। स्कूल के संचालक नरेंद्र सिंह ने बहुत मेहनत के साथ 12th बोर्ड परीक्षा का सेंटर अपने स्कूल में कराया था। अपने स्कूल में सेंटर होने से वह खुलेआम नकल कराने का वादा विद्यार्थियों से कर चुके थे। गणित, अंग्रेजी और साइंस के पेपर में इस एरिया के अधिकांश विद्यार्थी अपने बलबूते पास नहीं हो पाते थे, इसलिए नकल से पास होने की उम्मीद में स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या
क्षमता से अधिक बढ़ गई थी। विद्यार्थियों के झुंड भय, आश्चर्य और आनंद के मिले जुले भाव के साथ स्कूल में प्रवेश कर रहे थे। संचालक नरेंद्र सिंह अपने कमरे की खिड़की से आशीर्वाद भरी नजरों से इस झुंड को देख रहे थे। आज नकल कराने का जिम्मा गणित के शिक्षक दुबे जी पर था। नकल कराने के लिए प्रत्येक क्लास में जाना उनके लिए असुविधा का काम था, इसलिए स्कूल के मैदान में टेंट लगाकर नीचे टाट पट्टियां बिछाई गई थी, जिस पर परीक्षार्थी बैठ गए थे। घंटी बज गई, पेपर बंट गए। पेपर को एक दो बार अनजानी निगाहों से देखने के बाद मनोज ने पेपर जमीन पर रख दिया और गणित के सर दुबे जी का इंतजार करने लगा। दुबे जी ऑफिस में बैठकर प्रश्न पत्र हल कर रहे थे। एक प्रश्न हल करने के बाद उसे ब्लैक बोर्ड पर उतरवाना, फिर दूसरे उत्तर की सप्लाई करना मेहनत और योग्यता का काम था। अभी दुबे सर द्वारा दिया गया पहला उत्तर ब्लैक बोर्ड पर उतारा ही जा रहा था कि स्कूल के बाहर हलचल हुई। एक सफेद रंग की पीली बत्ती लगी बोलेरो स्कूल के कंपाउंड में आकर रुक गई। पुलिस की वर्दी में 5 सिपाही सीधे परीक्षा वाले मैदान में पहुंच गए। पुलिस के देखकर दुबे सर पहले तो हड़बड़ाए, फिर उन्हें लगा कि यह तो औपचारिक चेकिंग है जो हर साल पहले पेपर के दिन शासन द्वारा की जाती है, इससे क्या घबराना। पर जब पुलिस के सिपाहियों ने उनकी उम्मीद के विपरीत लड़कों से गाइड, नकल की पर्चियां आदि लेकर एक बोरे में भरना शुरू किया तो उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि मामला गंभीर है। उन्होंने घबराहट में बीड़ी सुलगा ली और ब्लैक बोर्ड डस्टर से साफ करके भागते हुए स्कूल के संचालक नरेंद्र सिंह के पीछे खड़े हो गए। सभी विद्यार्थियों को भरोसा था कि 10 मिनट के कवायद के बाद पुलिस चली जाएगी, उसके बाद उत्तरों की सप्लाई फिर से शुरू हो जाएगी। इसी भरोसे पर विद्यार्थियों ने धैर्य बनाए रखा, लेकिन 10 मिनट बीत गए और मामला सेटल नहीं हुआ तो विद्यार्थियों की बेचैनी बढ़ने लगी। उनके ऊपर फेल होने का खतरा मंडराने लगा। आज के इस रंगमंच के केंद्र में खड़े एक युवक की ओर इशारा करते हुए एक लड़का बोला, जे तो एसडीएम दुष्यंत सिंह है। दुष्यंत सिंह ने नरेंद्र सिंह से कहा, आपको शर्म आनी चाहिए, आप खुलेआम नकल करा रहे हैं। घबराए हुए लड़के और अधिक घबरा गए। एक सरकारी अधिकारी की ताकत देखकर मनोज को आश्चर्य हो रहा था। एसडीएम का रौब रुतबा गजब का था। हमेशा अपनी दबंगई में रहने वाला जौरा थानेदार कुशवाहा भी अपने से आधी उम्र के एसडीएम के सामने हाथ बांधे खड़ा था। नकल के इंतजार में बैठे लड़के एसडीएम को कोस रहे थे। नरेंद्र सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी नकल की जमी जमाई सेटिंग एसडीएम ने कैसे बिगाड़ दी। नरेंद्र सिंह ने स्कूली शिक्षा के ज्वाइंट डायरेक्टर को फोन लगाकर एसडीएम की करतूत को सुनाई। ज्वाइंट डायरेक्टर एसडीएम की कार्य प्रणाली से परिचित था। उसने कहा, दुष्यंत सिंह का कोई इलाज नहीं है। ऐसे अधिकारी ही होते हैं जिन्हें जमी जमाई व्यवस्था को उजाड़ने में मजा आता है। जौरा के बुरे दिन आ गए। मैदान उजड़ गए, विद्यार्थी चले गए, कॉपियां खाली छूट गई। पर जुझारू मनोज ने अपनी कॉपी खाली नहीं छोड़ी। उसने सुना था कि कॉपी भरने से भी पास हुआ जा सकता है, इसलिए उसने पेपर में पूछे गए सवालों को ही उत्तर पुस्तिका में बार बार लिख कर उसे भर दिया। वह प्रश्नों के बीच में इति सिद्धम लिखता जा रहा था, जिससे यदि चेकर चाहे तो वह इति सिद्धम मात्र पढ़कर सवाल को सही मान सकता है। अंत में उसने चेकर से निवेदन भी किया कि उसकी दादी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर सका था, इसलिए यदि उसे पास कर दिया जाए तो वह हमेशा उनका एहसान मानेगा। जय हिंद। देखिए भाई लोग, ऐसे ही रोज यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को उसको क्या कीजिएगा, दबा दीजिएगा बेल आइकन को, ठीक है। नेक्स्ट कल मिलते हैं एपिसोड 3 और 4 के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।